बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। मैं हूं मोहम्मद तस्लीम लगा और आप देख रहे हैं MTL TV। आज हम ज्यादा गुफ्तगू करेंगे जस्टिस याया आफरीदी, उनके तर्ज अमल, उनके एक्ट्स और उनके आने के बाद होने वाली जो नजर आने वाली कुछ तब्दीलियां हैं जो बज़ाहिर हमें नजर आ रही हैं, उन पर हम बात। सबसे पहले तो उन्होंने हलफ सम उठाते ही आज से ठीक एक हफ्ता पहले उन्होंने उन 6 जजेस को अपने घर बुलाया जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो जजेस जिन्होंने खत लिखा था, जिनके साथ ज्यादती हुई। उन्होंने उन्हें घर पर बुलाया, उनसे बातचीत की और उसके बाद तय ये हुआ कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 8 नवंबर को बुलाया जाएगा, जिसमें इस मसले पर गुफ्तगू की। यकीनन ये एक बहुत बड़ा अमल है, बहुत बड़ा एक्शन है। इससे बहुत सी चीजों का हमें अंदाजा होता है कि अब अदलिया क्या एक डिपार्टमेंट ऑफ लॉ बन के रहेगी या अदलिया को सुप्रीम कोर्ट बनकर रहे। क्योंकि काजी फायज ईसा जो कुछ कर गए, जो बो गए, अब वो पूरी जिंदगी ये फसल काटते रहेंगे। उनके साथ जो लंदन में हुआ वो शायद जिंदगी में कभी उन्होंने ख्वाब में भी ना सोचा। लेकिन ये शुनीद है कि उन्हें स्पेन में सफीर लगाया जा रहा है, यानी जहां उनकी बेगम की नेशनलिटी है, जहां की वहां उनको सफीर लगा दिया जाएगा। और फिर वहां जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उन पर बहुत मुश्किल वक्त आ जाएगा स्पेन में रहने वालों की। लेकिन अल्लाह जो है वो शैतान के शर से महफूज करता है, रखता है, इसीलिए हम आऊज़ु बिल्लाह पढ़ते हैं। तो जुडिशल काउंसिल का इजलास, लेकिन उससे पहले अगर हम ये देखें कि चीफ जस्टिस की तब्दीली के बाद जब उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील नौ की तो जस्टिस अमीनुद्दीन को निकालकर उन्होंने जस्टिस मुनीबुर रहमान को डाला। और जो तनाज़ात के मसाइल या जो मुख्तलिफ चीजें थी उनको उनकी कमेटी की सरबराही जो है जिसे हटाया गया था सैयद मंसूर अली शाह को, उसे सैयद मंसूर अली शाह के हवाले दोबारा कर दिया। मतलब कि वो कोशिश ये कर रहे हैं कि सीनियर को सीनियर ही रहने दिया जाए। हुकूमत ने हालांकि कोशिश की थी कि चूंकि आप तीसरे नंबर के जज हैं और आप नंबर 1 हो गए हैं, चीफ जस्टिस हो गए हैं, तो आपके बाद वाला जज जो है वो सीनियरिटी में नंबर 1 हो। पता नहीं कैसे लोग हैं, जाहिल, गधे, खूफ। अगर कोई सुपरसीड हो जाए, सरकारी मुलाजमत में भी होता है ये, उसकी सीनियरिटी बरकरार रहती। यानी अगर चौथे नंबर वाला नंबर 1 आ जाए तो नंबर 1 वाला नंबर 2 हो जाता है, नंबर 2 जो है नंबर 3 हो जाता है, नंबर 3 नंबर 4 हो जाता है। अब ये पता नहीं कैसे करना चाह रहे थे, लेकिन बहरहाल ये बात तो उन्होंने मानी नहीं। जो सीनियरिटी की लिस्ट जारी हुई उसमें जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह नंबर 1 और जस्टिस मुनीब अख्तर नंबर 2 और नंबर 3 जो थे वो जस्टिस अमीनुद्दीन है। लेकिन अगर हम उसके साथ साथ चीजों को देखें, इनके आने के बाद, जस्टिस याया आफरीदी के आने के बाद, जिस तरह अबुल हसनात के बारे में, जज के बारे में रिमार्क्स दिए गए, उसके बाद उन्होंने शुक्र है कुछ लोगों की जमानतें मंजूर कर ली। अब उन्हें भी अंदाजा हो गया है कि वो फील्ड जो है हमें ओपन फील्ड पूरी नहीं मिल सकती। अब अगर देखें हम, 8 तारीख को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास है। 15 नवंबर को उन्होंने फुल कोर्ट इजलास एक मरतबा फिर बुलाया, जिसमें फुल कोर्ट इजलास में बैठकर तमाम मसाइल को डिस्कस करते हैं जजेस। कोर्ट नहीं होता लेकिन इजलास होता है। फिर 19 तारीख को 9 मई के केसेस जो हैं उन पर जस्टिस अथर मिनल्लाह की को देखेंगे और वो केसेस की समाअत होगी। जस्टिस अथर मिनल्लाह जो हैं उनके बारे में जो देखा जाता है कि वो इंसानी हुकूक और इस तरह की चीजों के बारे में वो कंप्रोमाइज नहीं करते।
तो ये बात भी है। फिर 22 तारीख को 63A का केस नजर सानी का, जो हमारे काजी फायज ईसा जाते जाते घोड़े गधे कुत्ते बिल्ले बेचने के लिए इजाजत दे के चले गए थे उनकी तिजारत की, उसकी उस पर केस दोबारा ये नजर आनी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इसकी मेन पार्टी थी, उन्होंने मना कर दिया था दलाइल देने के लिए भी जस्टिस फाजी ईसा को, और यहाँ तक कह दिया था कि उनके वकील ने कि जी मैं आप जैसे मुतासिब जज के सामने दलाइल नहीं दूंगा। मतलब उसके बावजूद भी जस्टिस साहब ने, काजी फायज ईसा ने, जो एक रिवायत जजेस में होती है कि अगर किसी जज पर एतराज हो तो वो जज छोड़ देता है समाअत, लेकिन जमी जुम्बद न जुम्बद काजी फायज, उन्होंने ये साबित किया कि मैंने ही करने हैं सारे फैसले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हों, और तमाम के तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ करने। मतलब ये कि जब बल्ले का निशान लिया जाएगा तो मैं ले लूंगा और मुबहम फैसला दूंगा, और उस मुबहम फैसले पर मेरी आशीर्वाद से जब इलेक्शन कमीशन गलत काम कर रहा होगा तो मैं उसे मना भी नहीं करूंगा, लेकिन जब वही उसके नतायज मखसूस नशिस्तों के हवाले से मेरे पास आएंगे तो मैं भरी कोर्ट में कहूंगा कि मैंने तो ये फैसला नहीं किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन नहीं लड़ सकती, और मेरे फैसले का मतलब ये भी नहीं था, लेकिन फिर भी मैं फैसला खिलाफ ही दूंगा। ऑब्जर्वेशन जरूर ये दूंगा। मतलब ये कि वो फुल टाइम इस बात पर कायल थे कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ही फैसला। अब यहां एक बात हमारे तमाम दोस्त ये कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ना लाते कि उन्होंने रेफरेंस उनके खिलाफ किया। नहीं, मैं नहीं समझता कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ थे, ना लाते, बल्कि मैं ये कहता हूं कि उनके खिलाफ जिसने रेफरेंस बनवाया था और सदर के जरिए भिजवाया था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, और जिन पर उन्होंने जारहाना हमले किए इंटेलिजेंस के इदारे, उनके हाथ में काजी साहब की कोई रग थी मौजूद जिसकी वो खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते थे, और उन्हें ये खौफ था कि अगर मैंने ये किया तो फिर मैं कहीं का नहीं हूं। मतलब उस जो मेरे खिलाफ रेफरेंस था उससे तो मैं बच जाऊंगा, लेकिन लेकिन मौजूदा सूरत हाल में शायद मैं ना बच सकूं। लेकिन काजी साहब को ये इल्म नहीं था कि 25 अक्टूबर के बाद फिर मेरा क्या होगा। काजी साहब ने बड़ी कोशिश की कि मजीद 3 साल उन्हें मिल जाएं, लेकिन वो अल्लाह ताला का हुक्म है कि वो अपनी चालें चलते हैं और अल्लाह की अपनी हिकमत अमली है। अल्लाह की हिकमत अमली सबसे बेहतर होती है, क्योंकि अल्लाह सबसे बेहतर चाल चलने वाला, हिकमत अमली तय करने वाला है। और काजी साहब जो कुछ करते रहे मुंसिफ आला की कुर्सी पर बैठकर, शायद उसके लिए अल्लाह ने छूट नहीं रखी हुई थी ज्यादा, लिहाजा वो चले गए। उसके बाद उनके साथ जो कुछ होना शुरू हो चुका है उसके लिए उन्हें और भी इंतजार करना पड़ेगा। देखते हैं कि वो मजीद आगे क्या देखते हैं। और काजी साहब के लिए सिर्फ इतना है, काजी साहब आगे आगे देखिए होता है क्या। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।